अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जारी होने वाली नई नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी दस्तावेज में यूरोप को हद से ज्यादा ज़ाब्तों में जकड़ा हुआ, सेंसरशिप का शिकार, खुद एतमादी से महरूम और इमिग्रेशन के बायस तमद्दुनी शनाख्त के जवाल से दो चार करार दिया गया है। दस्तावेज में कहा गया है कि अगर मौजूदा रुझानात बरकरार रहे तो अगले 20 बरस में ये बर्र-ए-आज़म पहचाना ही नहीं जाएगा। क्या ये रिपोर्ट ट्रांस अटलांटिक अलायंस के ताबूत में आखिरी कील तो साबित नहीं होने जा रही? अमेरिका में इस हफ्ते जारी की गई स्पेशल रिपोर्ट स्पेशल इंस्पेक्टर जनरल फॉर अफगानिस्तान रिकंस्ट्रक्शन में इंकिशाफ किया गया है कि 2021 में अफगानिस्तान से वापसी के दौरान छोड़े गए अरबों डॉलर मालियत के अमेरिकी हथियार, फौजी सामान और सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर अब तालिबान की सिक्योरिटी मशीनरी का अहम हिस्सा बन चुके हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि इन हथियारों में से कुछ पहले ही टीटीपी तक पहुंच चुके हैं, जिससे पाकिस्तान में हमलों में शिद्दत आई है। क्या ये रिपोर्ट पाकिस्तान के मौकिफ की तायीद नहीं है? इन तमाम इश्यूज के साथ साथ सदर पुतिन के दौरा भारत और दीगर मुल्की और बैनुल अक़वामी खबरों समेत आपके सवालों पर तफसील से तबसरा करेंगे नजम सेठी। अस्सलाम वालेकुम। आज की बात सेठी के साथ मैं हूं सैयद आयशा नाज और मेरे साथ मौजूद है नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। आज खबरों में वही हिद्दत है जो एक ट्वीट और फिर उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हमने मुल्क की फ़ज़ा में देखी। और आज का दिन इसलिए अहम था कि 7 दिसंबर को सुहेल आफरीदी साहब KPCM उन्होंने एक जलसे का ऐलान कर रखा था और उसके लिए भरपूर तैयारियां जारी थी। उससे पहले उन्होंने कॉर्नर मीटिंग्स भी की और मुख्तलिफ मकामात पर उन्होंने लोगों को मोबिलाइज़ करने के लिए एफर्ट्स की। ऑब्वियसली यूथ के नुमाइंदा, जैसे आपने प्रेडिक्ट किया था कि उनका इंतखाब इस बुनियाद पर किया गया, तो ज़ाहिर है इन अ वे इट वाज हिज फर्स्ट टेस्ट। लेकिन उससे पहले मैंने कल आपसे एक सवाल किया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत जब रद्द अमल देगी तो कैसा होगा। आपने नाम लेके स्पेसिफिकली कहा कि ये शख्सियात जिसमें सलमान अकरम राजा साहब सर फहरिस्त थे कि वो कैसा रद्द अमल देंगे। आपके अल्फाज क्या थे? उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगी, आपका क्या कहना था इस बारे में? जी, जो हार्ड लाइनर्स हैं वो तो अलीमा खान है उधर से वो सुहेल आफरीदी साहब, उनको कहा गया फ्रंट फुट पे खेलें। हाँ, अच्छा, उनको कहा गया फ्रंट फुट पे खेलें और बहनें भी फ्रंट फुट पे खेल रही हैं, तो क्या राजा साहब भी फ्रंट फुट पे खेलेंगे या वो बैरिस्टर की तरह थोड़ी सी सेंट्रल किस्म की पोजीशन लेंगे, रीजनेबल लेंगे, लीगल लेंगे एंड ऑल, बिकॉज ही इज नॉट गिवन टू अब्यूज, ही इज नॉट गिवन टू जिस किस्म की बाकी लोग बातें करते हैं वो राजा नहीं करेगा। मैं जो देख रहा था कि अफरीदी साहब थोड़ा सा मॉडरेशन हो रही है उनकी जुबान में भी और उनके रवैये में भी, तो अवाम नहीं निकलेगी इनके साथ। 5-10 हज़ार बंदा तो कोई बात नहीं है, मगर दे डोंट मैटर। को लगता है उधर दबाव आएगा कि अब आप जवाब दें? वो आएगा, बिल्कुल आएगा। अब सेकंड लेवल लीडर्स की तरफ से आएगा फ्रॉम नून लीग। पीपल्स पार्टी मैं समझता हूँ कि वो जो कुछ बिलावल ने कहा इससे आगे नहीं जाएंगे वो। अच्छा, इसमें आपने 3 तरफ इशारा कर दिया है। आपने प्रेडिक्ट किया जो सलमान अकरम राजा साहब के बारे में, कल उनकी टोन वैसी ही थी, उन्होंने कहा अवाम इमरान के साथ खड़े हैं और माजी में भी इस तरह के तजुर्बात किए गए, कामयाब नहीं हुए। बड़ा रीजनेबल टोन थी। हाँ बिल्कुल। बैरिस्टर गौहर भी हमें और असद कैसर साहब भी हमें ज़्यादा जिच मिनिस्टर्स पे दिखाई दिए। इसके अलावा सुहेल आफरीदी साहब, ऐलान उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था, बड़ा ऐलान करेंगे, नारे लोगों ने लगाए जो जलसागाह में मौजूद थे, लेकिन उन्होंने कहा जल्द डी चौक जाने का भी ऐलान करेंगे। इसके अलावा खास बड़ा जलसा भी नहीं था वहाँ। तकरीबन रिपोर्टेडली हमारे अपने नुमाइंदा के मुताबिक 5 से 7 हज़ार की कैपेसिटी थी और उधर कुर्सियाँ भी इसी तादाद के आसपास लगाई गई थी। इसके अलावा जो आपने तीसरी प्रेडिक्शन अबाउट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है कि आज हमने देखा सारा दिन मुख्तलिफ पार्टीज़ के रहनुमा आए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, कुछ फ़ौज के हक़ में बात करते दिखाई दिए और कुछ हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रगड़ते दिखाई दिए, जिनमें हमें फ़ारूक सत्तार साहब, मुस्तफ़ा कमाल साहब, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, सरफराज बुगटी CM हैं बलोचिस्तान के, मरियम औरंगज़ेब साहिबा भी आई, तारड़ भी आए, एंड यू नेम इट, हनीफ अब्बासी साहब के भी इवन स्टेटमेंट है रिकॉर्ड पे। सो मेरा आपसे सवाल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद क्या सोच रही है, और मंगल को अगर मुलाकात हो भी पाती है तो उसके बाद का लाहेअमल क्या आज के रिएक्शन से मुख्तलिफ होगा? देखिए PTI के अंदर तो अब 2 किस्म की सोच तो पाई जाती है ना। एक वो कि कोई हमें एक्सेसिव ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए जिसके साथ सारे दरवाजे बंद हो जाएं, और एक वो है कि, और इसके साथ साथ एक सोच ये है कि कोशिश हमेशा रहे कि कोई ना कोई दरवाज़ा खुला रहे, बंद होने वाली बात अलग है, दरवाजे खुले रहें। और कोई
किसी न किसी तरीके के साथ राब्ते भी रहें और कोई डायलॉग भी होती रहे। जी। दूसरे ये हैं जो कि अब इमरान खान साहब की तरफ से कि बड़ी हार्ड लाइन लेनी है और किसी किस्म की बातचीत नहीं करनी, किसी किस्म की कोई चीज़ नहीं करनी और तैयारियाँ करें स्ट्राइक्स के लिए, धरने करने हैं, ये करना है, वो करना है। और खान साहब की अपनी ज़ुबान जो है एज़ यू कैन सी बड़ी कड़वी ज़ुबान हो चुकी है और ज़ाती तौर पे भी। तो इसलिए तो मैं समझता हूँ कि ये दो डिविजन्स हैं विद इन द पार्टी और ये चलेंगी ऐसे ही। जो मेन लीडरशिप है ना वो इस्टेब्लिशमेंट को टेक ऑन नहीं करेगी जैसे खान साहब चाहते हैं। अच्छा। दैट्स द फर्स्ट प्रेडिक्शन। जो सेकंड लेवल लोग हैं वो बेचारे बोलेंगे तो सही मगर विदाउट द मेन लीडरशिप व्हाट कैन दे डू। तो इसलिए आई डोंट थिंक कि खान साहब जो चाहते हैं कि अवाम बाहर निकले, हमारे लीडर्स गिरफ्तारियाँ दें, जेलें काटें, वो इनकी पार्टी की लीडरशिप नहीं करेगी और कोई ना कोई इधर से खिसक जाएंगे, इधर से खिसक जाएंगे। अच्छा, आज आपने जैसे कल आपने लहजा देखा और फिर आज भी आपने लाहे अमल देखा, ऐसे में अलीमा खानम साहिबा तो ज़ाहिर है और उज़मा खान भी ब्रिज का किरदार तो अदा कर रही हैं वहाँ से पैगाम रसानी में, लेकिन ये जो आज की स्पीच थी ये भी एतदाल और कौशन की तरफ दे रही है तरगीब के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ये सोच है कि अब हमने एहतियात करनी है। जैसे ये सामने आई रहा है कि सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो बंद कमरों में कहते हैं कि सब इमरान का किया धरा है, तो क्या वो पब्लिकली किनारा कश नहीं हो सकते या खुद डिसोन नहीं कर सकते, ला ताल्लुकी का इजहार नहीं करेंगे इस एपिसोड के बाद भी? नहीं, ये दो बातें नहीं करेंगे। एक तो खान साहब की जो बात है उसको रिजेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन रीट्वीट भी नहीं करते, इवन के लाइक नहीं किया जाता। तो फिर आप समझ लें कि अंदर सोच क्या है। और दूसरी तरफ ये है कि एस्टैब्लिशमेंट को टेक ऑन नहीं करेंगे जैसे खान साहब चाहते हैं। तो इसीलिए आप देखो ना बहुत से लोग, अब ये जो आज जलसा हुआ है वहाँ भी तो बहुत से लोग पहुँचे ही नहीं। मेन लीडरशिप तो थी नहीं वहाँ, केपी के 2-3 लोग आए हैं वहाँ लीडरशिप से। घंटापुर भी नहीं आया जी, अली अमीन घंटापुर साहब तो उसके बाद से मौजूद ही नहीं, मतलब है फायर ब्रांड ऑफ पाकिस्तान बिल्कुल। अभी तक तो चीफ मिनिस्टर थे और बड़े चेते थे, तो अभी एकदम और वो सडन गायब हो गए। और अफरीदी साहब भी बड़े थोड़ा से महल मोहतात हो गए अब। आई थिंक पीटीआई इज़ इन डिसरे, जिसे कहते हैं ना, कन्फ्यूजन का शिकार है। उन्हें समझ नहीं आ रही करना क्या क्या नहीं करना। और अगर वो खान साहब की हेडलाइन लेते हैं तो उससे बड़ी कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी। अब खान साहब तो तैयार है कुर्बानियाँ देने के लिए, मगर बाकी लोग नहीं तैयार। ठीक, तो ये तो लीडरशिप की बात होगी। पब्लिक की सतह पर भी आपने कहा था कि आवाम नहीं निकलेगी, जो आज का देखिए आवाम कैसे निकले बाहर। अगर मतलब ये आवाम के पास रोटी पानी का मसला चल रहा है, अगर वो आज बाहर निकलते हैं और गिरफ्तार हो जाते हैं और जेलें काटते हैं तो घर कौन चलाएगा? और ये देखिए ना, ये पीटीआई इज़ अ मिडिल क्लास पार्टी, लोअर क्लास और मिडिल क्लास पार्टी। तो मिडिल क्लास के लिए तो थिंग्स बिकम प्रॉब्लमेटिक ना। ये कोई बड़े लैंडलॉर्ड्स तो नहीं हैं जिनकी ज़मीनें हैं, रेंट्स आ रहे हैं, कारोबार हैं, शुगर बैरन्स हैं, ऐसी तो चीज़ नहीं है। सो विद द रिजल्ट दैट यहाँ इट्स डिफ़िकल्ट कि किसी मूवमेंट को सस्टेन करना अनलेस ये पक्का हो पता कि हम कामयाब होने लगे हैं। जैसे इनको ये बताया गया था जब ये May 9 हुआ कि जी हम कामयाब हो जाएंगे, एक धक्का लगा दें, एक हमें इशारा मिल गया, ये वो, ये उस वक्त तो बड़े कॉन्फिडेंट थे ये, मगर उसके बाद दे आर ऑल वेरी केयरफुल नाउ। और इतना क्रैकडाउन इतना आया है कि खौफ की एक पूरी एक फिजा बनी हुई है एवरीवेयर। तो लोग दिलों में रखते हैं बातें मगर बाहर नहीं निकलने के लिए तैयार। ऐसे में सेठ साहब जब भी तलखी हुई हवा में तो मिडिल मैन का किरदार कुछ लोगों ने अदा किया। इस्टेब्लिशमेंट ये समझे एक तरफ हुकूमत थी और एक तरफ अडयाला। आज़म स्वाति साहब उस दौरान एक्टिव हो जाते थे। अब जो मंगल को मुलाकात का दिन है और हुकूमत की तरफ से ऐलान किया अब हम मुलाकात नहीं करवाने जा रहे, तो आलिया हमजा साहिबा जो पीटीआई पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं, उन्होंने सबको कॉल दे दी है कि 2 बजे मंगल को अडयाला के बाहर पहुँचे, लेकिन पुरअमन हम धरना देंगे जब तक मुलाकात नहीं करवाई जाती। तो यू थिंक ऐसे में भी वो एक्टर्स एक्टिव हो जाएंगे जो खान साहब को जाके बताते हैं कि बाहर मामलात इस तरह से हैं, तो आप अपनी पॉलिसी को थोड़ा सा डाइल्यूट करें, ये कोई नहीं करेगा खान साहब को। किसी की हिम्मत नहीं है कि इमरान खान को ये जाके कहें कि आपकी पॉलिसी गलत है या इफ़ेक्टिव नहीं है। वो जाते हैं सुनने के लिए। और पार्टी के अंदर के जो मामला है कि फ़लाना ये कर रहा है और फ़लाना ये कर रहा है, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं, ये बातें वहाँ होती है। ये कोई नहीं कहता कि आप जो कह रहे हैं ये गलत है। इतनी हिम्मत नहीं है उस पार्टी के अंदर के खान साहब को कोई इस तरीके से कोई बात करे। वो सुनते हैं और आके बाहर पैगाम दे देते हैं। और 2 किस्म के पैगाम है, एक तो वो जो सख्त बातें होती हैं जी, वो कुछ लोग हैं वो सख्त बातें बताते नहीं हैं बाहर आके,
क्योंकि उनको डर लगता है जैसे उनकी सिस्टर ने खुद कहा, सिस्टर तो उनकी आगे कुछ बातें कर जाती है, लेकिन उन्होंने कहा हमने एडिट किया, कुछ सेंसर कुछ बातें एडिट कर लेती हैं वो भी, मगर फिर भी जो मेन चीज़ है वो अपने सोशल मीडिया पे बता देती है ना। मगर बाकी लोग, बहुत से लोग हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, जो कि आके बस मोटी मोटी बात करते हैं और धीमी बात करते हैं और बस इससे ज़्यादा बात नहीं करते। अली अमीन गंडापुर साहब भी ऐसे ही करते थे, वो जाके बात करते थे लेकिन बाहर आके उस तरह से कन्वे नहीं किया करते, समटाइम्स तो गुफ्तगू किए बगैर चले जाते थे। आई थिंक दिस इज़ ऑल्सो, खान को ये फ्रस्ट्रेट भी बड़ा करता होगा ना कि मैं इनको कहता हूँ ये करें और ये पूरा करते भी नहीं है, बात मेरी पहुँचाते भी नहीं है और फिर आपस में लड़ते रहते हैं। तो अब मंगल को मुलाकात नहीं, अब तो गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया ना कि हम इजाज़त नहीं देंगे, लेकिन कोई धरना आ मुलाकात रहा है नहीं। ना, धरना आ रहा है और सुहेल आफरीदी साहब जो ऑलरेडी पहले 9 बार तो उनको डिक्लाइन किया जा चुका है कि आप नहीं आ सकते, मुलाकात नहीं हो सकी, अब वो साथ डी चौक की धमकी दे चुके हैं। आज धमकियाँ देने से क्या होता है? डी चौक की धमकियाँ तो मेरे ख्याल 1.5 साल से 2 साल से चल रही हैं। अब तो डी चौक क्या, ये केपी से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा, जैसे लाहौर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया था। अच्छा। केपी से भी बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। हाँ, ये जो सख्तियाँ जिनकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, कल हमने ECL में नाम डालने की भी बात की, इलेक्शन कमीशन ने बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन PTI तस्लीम करने से इनकार कर दिया है। फिर पार्लियामेंट में हमने देखा कि अहम फैसले किए गए हैं कि रूलिंग है कि आप तस्वीर नहीं ला सकते बानी PTI की, और तस्वीर नहीं ला सकते, वो लाएंगे फिर वहाँ हंगामा होगा, फिर कुछ लोग बाहर निकाल दिए जाएंगे, फिर तस्वीर फाड़ी जाएगी अगर इन्होंने ऐसे किया। इस किस्म की चीज़ें होंगी। देखिए PTI की कोशिश है कॉन्स्टेंटली कि न्यूज़ के अंदर कुछ ना कुछ करना है हमने। अच्छा। और हमने हेडलाइंस रखनी है और ऐसे प्रोवोक करना है गवर्नमेंट को कि वो कोई ऐसा गलत कदम उठाए जिसके साथ उनकी बेइज्जती हो जाए या उनको क्रिटिसिज्म उनके ऊपर हो। प्रोवोक करने वाली बात है। तो आई थिंक प्रोवोकेशंस तो ठीक ठाक कर रहे हैं और आप देख रहे हैं कुछ लोग प्रोवोक भी हो गए हैं। ओके। माजी में जब भी आसिफ अली जरदारी साहब ने ईंट से ईंट बजाने की बात की या नवाज शरीफ साहब ने इदारों को तनकीद का निशाना बनाया या मरियम नवाज साहिबा भी जब निशाने पर रखती थी तो इमरान खान साहब उनकी सख्त मजम्मत करते थे और कहते थे कि अफवाज हैं तो हम हैं। आज इमरान खान साहब ने जो भी बात की बानी PTI ने, उसके बाद जो रिएक्शन आया जिनके मैंने नाम लिया आपके सामने कि आज वो स्क्रीन्स पर नमूदार हो, कल से ऐसा हो रहा है, हल्का फुल्का बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी बात की, बट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान के सुप्रीम कमांडर या नवाज शरीफ साहब या इन अ वे शहबाज शरीफ साहब उस तरह से काउंटर करते दिखाई नहीं दिए इस नैरेटिव को जो इमरान खान साहब ने। देखिए ये इसके ऊपर काफ़ी मीडिया के अंदर भी डिबेट हो रही है कि खान साहब जिस किस्म की बातें कर रहे हैं तो किस किस्म का रिस्पॉन्स आना चाहिए और किसकी तरफ से आना चाहिए। एक मौक़िफ़ ये है कि खान का रिस्पॉन्स हाईएस्ट लेवल पे आना चाहिए, एक रिस्पॉन्स ये इग्नोर करें, उसे कब से के लगे हुए, इतनी इम्पोर्टेंस मत दें आप ताकि उसको इतनी कवरेज ही ना मिले। और आप सेकंड लेवल के लोग जो हैं वो छोटी मोटी उसकी रिजेक्ट कर दें उसको या कुछ इन्फॉर्म कर दें। अब जैसे मिनिस्ट्री से अता तारर साहब ने कुछ पहले भी बातें की, आज फिर बातें की हैं। एक तो ये लेवल है कि इस लेवल पे ही रखा जाए, अच्छा, इससे ज़्यादा ऊपर ना बात की जाए। अच्छा। शहबाज साहब खुद ना करें, नवाज साहब ना करें, जरदारी साहब ना करें, ये बहुत अहमियत देने वाली बात है। क्यों इस चीज़ में आप पढ़ते हैं? वो तो चाहते हैं कि आप सारे कूद जाएं ताकि और ख़बरें बने, तो इसको बेहतर ये है कि लो लेवल पे रखें, इग्नोर रखें। अच्छा। तो दूसरी ये, और मैं समझता हूँ यही मौक़िफ़ है सियासतदानों का भी जो नून लीग में है या पीपल्स पार्टी में है। इसलिए आपने देखा कि बिलावल का भी स्टेटमेंट बड़ा जनरल सा स्टेटमेंट था और उसके बाद उन्होंने आज भी कोई ख़ास नहीं किया, ऐसे ही है। जी जी। और नून लीग की तरफ से साहब बात कर रहे हैं, नून लीग की तरफ से भी मरियम औरंगजेब हैं, अता तारर हैं, हाँ वो भी बड़े मतलब रिस्पॉन्सिबल किस्म की बात कर रहे हैं, जैसे पहले भी करते रहे हैं वो कि ये तो है ही ऐसा, ये करता ही है, ये है वो है। बट आई थिंक जिस तरीके से खान चाहता है कि मुझे रिएक्ट करें और फिर हेडलाइंस बने, वो अब शायद मेरा ख्याल परहेज़ करेगी एस्टैब्लिशमेंट भी और गवर्नमेंट भी। लेकिन बहुत हो गया है। जैसे शहरी रहमान साहब है, सीनियर लीडरशिप ऑफ पीपल्स पार्टी, अगर ये बात करेंगे तो वजन होगा। कमर जमान कायरा साहब है, ये बात करेंगे, खुर्रम दस्तगीर साहब है, एहसन इकबाल साहब है। आपको पता है पब्लिक ओपिनियन को इस दौर में अपील करना, हाँ वो करेंगे, बट नॉट द वे दैट
मेरा ख्याल है जो तवक्को की जा रही है कि वो भी गाली गलोच पे आ जाएंगे, या मतलब दे विल स्टार्ट फ्लिंगिंग देयर आर्म्स अराउंड, ऐसे नहीं करेंगे। दे विल डू जिसे कहते हैं रीजन रिस्पॉन्सिबल किस्म के बयान आएंगे कि ये तो बंदा ही ऐसी बात करता है और छोड़ देंगे यहाँ। मेरा नहीं ख्याल इसको वो ज़्यादा उकसाना चाहेंगे। चले, इससे पहले आपने बड़े टर्निंग पॉइंट्स देखे पाकिस्तान की हिस्ट्री में। ब्रेक पर जाने से पहले मैं जानना चाहूँगी कि आने वाले दिनों में आप ये आग मज़ीद भड़कती दिखाई दे रहे हैं, ये तनाव मज़ीद उछलता और आगे जाता दिखाई दे रहा है आपको, या डिफ्यूज़ हो जाएगा? नहीं, डिफ्यूज़ तो ये PTI नहीं होने देगी, ये लगे रहेंगे, कुछ ना कुछ करते रहेंगे, जिसके साथ हेडलाइंस बनती रहेगी, जिसके साथ आप और मैं और बाकी लोग बैठ के डिस्कस करते रहेंगे, और कहीं ना कहीं लोग गुस्से में भी जाएंगे। मगर आई थिंक बेटर ये है कि इसको लो लेवल पे रखा जाए, उनको बोलते हैं तो बोलने दें, बस ठीक है। और वो सोशल मीडिया पे ही ज़्यादा करते हैं ना, और तो वैसे तो नहीं खुल के आते यहाँ, सोशल मीडिया है, और वो जाहिर है लोग बाहर बैठे हुए हैं, वो लगे रहते हैं, और वो बहुत से ऐसे भी हैं बाय द वे जो कि इनके कंट्रोल में भी नहीं है। अभी तो आप बताएं ना, किसको क्या पता है कि सोशल मीडिया को कौन कंट्रोल कर रहा है? जी, वो नाम लेते हैं। खान साहब जेल में बैठे हुए हैं, उनके नाम के ऊपर लंबे लंबे बयान आ रहे हैं, अंग्रेजी में आ रहे हैं, उर्दू में आ रहे हैं, एंड सो ऑन। तो ये कोई लिख के तो नहीं वो देते जी। तो जाहिर है कोई किसी को जो उनको मिलने आता है उनको ब्रीफ करते हैं, या कहते हैं वो अपने जहन में कोई नोट्स बना लेते हैं, और फिर जाके वो इधर उधर बता देते हैं जहाँ तक उनको तक पहुँच जाता है। तो ये इसी तरीके से हो रहा है ना, तो इसको तो कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, ऐसे में वो हुकूमत जो अब मुज़ाकरात से भी इनकार करती दिखाई दे रही है, जैसे राना सनाउल्लाह साहब ने कहा और अता तारड़ साहब ने कहा, तो क्या ये कोई गुंजाइश निकाल सकते हैं कि दोबारा से डायलॉग का अमल शुरू हो, और वो इमरान खान साहब जो हमेशा बाब इख्तियार है उनसे बातचीत की बात करते हैं, वो इस तरफ आ सकें, या वो रहनुमा जो जैसे महमूद अचकज़ई साहब हैं या अलामा नासिर अब्बास साहब हैं, वो मेज़ पर आने का एहतमाम करें? हम वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। अब आलमी मंजरनामे के तरफ चलते हैं, और सबसे बड़ी जो हेडलाइन बनी 4 और 5 दिसंबर के करीब ये विज़िट था। रशियन प्रेसिडेंट पुतिन आए इंडिया, और ये तकरीबन 3-4 साल के तातुल के बाद ये विज़िट हुआ। उससे पहले तो सालाना इनके समिट होते थे म्यूचुअल, लेकिन जैसे यूक्रेन को टारगेट किया रशिया की जानिब से, तो उसके बाद थोड़ा सा डिले आया। इसको इन ताल्लुकात का इयादा किया गया है इस मीटिंग में, लेकिन जो स्टेटमेंट्स दी गई दोनों जानिब से, उसके बाद क्वेश्चंस जर्नलिस्ट से नहीं लिए गए। सबसे बड़ा सवाल जो इस विज़िट के बाद सामने आता है वो ये कि इस विज़िट से इन दोनों ने किस किस को क्या पैगाम दिया? जी हाँ, सही कह रही हैं आप। एक्चुअली मेरा ख्याल है कि ये विज़िट इम्पॉर्टेंट थी, मगर अनएक्सपेक्टेड नहीं थी। इम्पॉर्टेंट इसलिए बिकॉज एक्चुअली रशिया और इंडिया का जो तल्लुकात है 70 साल पुराना है, और इंडिया की बहुत बड़ी डिपेंडेंस रही है ऑन रशिया फॉर बोथ मिलिट्री एंड इकोनॉमिक एड एंड ट्रेड। और ये 70 ईयर रिलेशनशिप है, फ्रॉम द टाइम जब बाईपोलर वर्ल्ड था, मगर इंडिया न्यूट्रल था, तो इंडिया ने रशिया के साथ अपने तल्लुकात रखे थे, और हम उस वक्त अमेरिकन कैंप में थे। तो आई एम नॉट सरप्राइज्ड, मगर इस वक्त जो सिचुएशन है दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। वो इसलिए बिकॉज इस वक्त प्रेशर पड़ रहा है रशिया के ऊपर फ्रॉम अमेरिका कि रशिया को सैंक्शंस किए जाए, रशिया को टाइट किया जाए किसी तरीके के साथ, और रशिया को इकोनॉमिकली हर्ट किया जाए, ताकि रशिया जो है यूक्रेन के अंदर हमें कंसेशंस दे। यूरोप ने भी कोशिश की है उसको स्ट्रैंगुलेट करने की। इधर ये चाइना को तो कह कुछ नहीं सकते। इंडिया का इनका ख्याल था कि हम इंडिया के ऊपर प्रेशर डालेंगे ट्रेड के ज़रिए एंड अदर्स कि आप रशिया से तेल ख़रीदना बंद करें, क्योंकि वहाँ के जो आर्ग्यूमेंट है वो ये है कि जी आप रशिया से तेल ख़रीदते हैं, रशिया को पैसे मिलते हैं, रशिया जो है वो यूक्रेन के अंदर हमारे साथ जंग कर रहा है, उसकी आर्मामेंट इंडस्ट्री, अगर आप तेल ख़रीदना बंद करें। ये ईरान वाली स्ट्रैटेजी थी ना कि उसको सैंक्शन किया जाए ताकि ईरान गिर जाए और उसकी इकोनॉमी जो है रुक जाए। तो अब रशिया को बड़ा ये खदशा था, बिकॉज हुआ ये है कि इंडिया ने बंद तो नहीं किया, मगर इंडिया ने हल्का सा रिडक्शन कर दी है अमेरिका को दिखाने के लिए कि हम पूरी तरह तो नहीं कर सकते, आप जो हमें कह रहे हैं कि रिड्यूस करें अपनी इंपोर्ट्स फ्रॉम रशिया, बट हल्की सी रिड्यूस कर दी है ताकि एक सिग्नल है अमेरिका को कि बस इससे ज़्यादा हम पे मत प्रेशर डालें, हमने वी आर ट्राइंग टू डू समथिंग, इतना आसान नहीं है। तो रशिया ने सिग्नल देख लिया है कि इंडिया के ऊपर बड़ा सख्त प्रेशर है इस वक्त, और इंडिया इज़ इन ट्रबल बिकॉज रशिया और चाइना बड़ी कोशिश कर रहे थे कि इंडिया को अमेरिका से हटा के एक नया 3 कंट्री अलायंस बनाया जाए। उधर जा नहीं रहा इंडिया, वो इन प्रिंसिपल तो अग्रीड है मगर उसको एक्टिवेट नहीं कर रहे। उधर से इंडिया चाइना रिलेशंस ठीक नहीं है,
वो काफ़ी अच्छी खासी वहाँ अरुणाचल प्रदेश पे तो अभी ताज़ा अभी हमने डिस्कस की हुई है। तो सो आई थिंक इंडिया इज इन ट्रबल जी एंड रशिया इज इन ट्रबल। इंडिया इज इन ट्रबल बिकॉज वो दो कश्तियों में उन्होंने पाँव रखा हुआ है, उनको समझ नहीं आ रही, उधर से रशिया प्रेशर डाल रहा है कि आप हमारे साथ तावन करें और डोंट टेल कंटिन्यू टू ट्रेड विद अस एंड यू नो, और उधर से रशिया अमेरिका कह रहा है कि कम करो और नहीं तो हम ये कर देंगे। तो इसलिए आई थिंक ये दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग, इसीलिए वो पुतिन आया है और वो आए हैं और आके उन्होंने यहाँ नरेंद्र मोदी से बात की है और इसीलिए कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं की उन्होंने जी बिकॉज उन्हें पता था कि सवाल तो बड़े ऑकवर्ड किस्म के आएंगे, तो इसलिए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं की और जो भी बात हुई है वहाँ वो इंटरनल है। मगर इस पर कोई शक नहीं है कि रशिया को प्रेशर तो है सैंक्शंस का फ्रॉम अमेरिका एंड यूरोप। अमेरिका ने तो उनकी जो ऑयल एंड गैस पाइपलाइन है उसके ऊपर प्रेशर डाला हुआ है, ऑयल गैस के ऊपर भी डाला हुआ है और यूरोप को कहा जा रहा है कि आप उधर से ना लें, हमसे लें। और एक उनकी बहुत बड़ी पाइपलाइन थी नॉर्थ स्ट्रीम, वो भी ब्लो अप कर दी थी, पता चल रहा है कि किसने की थी इन ऑर्डर टू स्टॉप रशियन गैस टू फ्रॉम कमिंग इनटू यूरोप। तो मैं ये समझता हूँ कि इंडिया इज इन अ बिट ऑफ अ ट्रबल और वन ऑफ द रीजंस व्हाई इंडिया इज इन ट्रबल इज दैट 2024 में गालबन जयशंकर साहब जो है, जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक किताब लिखी जिसके अंदर उन्होंने प्रेडिक्शन ये की थी कि आगे अमेरिका इज गोइंग टू बी द प्रेडोमिनेंट पावर। और ये इंडिया शिफ्ट हो रहा था हल्का हल्का टुवर्ड्स अमेरिका। नरेंद्र मोदी ने आपने देखा कितनी कोशिश की है और एकदम ये झटका जो लगा है इनको समझ नहीं आ रही हो कह रहा है। तो इनकी जो सारी प्रेडिक्शन थी कि अब हम अमेरिका के साथ वी आर गोइंग टू हैव ग्रेट ओपनिंग्स विद अमेरिका एंड बिकॉज वहीं से हमें सब चीज़ें मिलनी हैं और वो बिल्कुल जिसे कहते हैं ना उड़ गई दैट फिलोसफी कि अमेरिका इज गोइंग टू रिमेन द यूनिपोलर वर्ल्ड एंड अमेरिका इज गोइंग टू बी द मोस्ट पावरफुल, कंटिन्यू टू बी द मोस्ट पावरफुल नेशन, इनके साथ बना के रखनी है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। वो जो 2024 में ये लोग प्रेडिक्ट कर रहे थे वो तो बिल्कुल उल्टा हो गया। अमेरिका और आगे हम जाके डिस्कस करते हैं उनकी जो नई ग्लोबल स्ट्रेटजी है, इट इज़ नॉट एट ऑल व्हाट इंडिया वाज थिंकिंग इट माइट बी। और इंडिया ने बड़ी मेहनत की थी टू एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप विद अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप ने कितनी जल्दी उसको उड़ा के रख दिया। वो और बात है कि बाद में 6 माह के बाद या 8 माह के बाद या महीने साल के बाद जब यूक्रेन के अंदर कोई सेटलमेंट होती है तो भाई अमेरिका विल ट्राई एंड कम बैक टू एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप विद इंडिया। मगर इस वक्त तो यूएस इंडिया रिलेशंस आर डाउन 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 इन द बाय द सेम क्राइटेरियन जैसे पाकिस्तान यूएस रिलेशंस आर ऑन द राइज। तो सो आई थिंक दिस वाज एन इम्पॉर्टेंट विजिट फॉर बोथ रशिया एंड फॉर India. Russia is under pressure, India is under pressure. Right. और both are trying to work together कि किसी तरीके के साथ ये प्रेशर को डिफ्लेक्ट किया जाए। और तो इसीलिए एक है जी हम तो तजारत बढ़ाएंगे। अभी तजारत क्या बढ़ाएंगे? रशिया की एक्सपोर्ट्स हैं टू इंडिया जिसमें 80% इज ऑयल और इंडिया की जो है 5-6-7 बिलियन का अच्छा खासा फर्क है। अब तो कुछ भी नहीं ना, तो अब क्या ये तजारत बढ़ाएंगे? तो इसलिए रशिया की ये है कि और हम एक्सपोर्ट करें टू इंडिया जी। और जब इस मामले पे उनसे बात की गई तो उन्होंने कहा अमेरिका का एतराज़ बनता नहीं है क्योंकि अमेरिका सबसे ज़्यादा हमसे तेल खरीदता है। वो तो इंडिया की पोजीशन रही है ना कि हम जो रशिया से ऑयल लेते हैं उसको हम रिफाइन करके यूरोप बेचते हैं जी। तो वो तो रोक देना, वो आप ना लें, तो जो ले रहे हैं उनसे फिर पूछे हमें क्यों पूछ रहे हैं? हम तो लेंगे और एक्सपोर्ट करेंगे, हमारे तो अपनी इकोनॉमी के लिए दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई थिंक देयर आर नो आंसर्स, ईजी आंसर्स विद द अमेरिकन्स। वो सिर्फ प्रेशर टैक्टिक्स हैं, जैसे ट्रेड के प्रेशर टैक्टिक्स हैं, ये ऑयल और सैंक्शंस रशिया के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश की जा रही है। आपने देखा कि चाइना का जिक्र ही नहीं आ रहा जी। चाइना इज द बिगेस्ट इंपोर्टर ऑफ ऑयल फ्रॉम रशिया और चाइना के ऊपर कोई बात ही नहीं है बिकॉज उनको पता है कि चाइना को आप प्रेशर डाल लें, यू कांट प्रेशराइज चाइना। ठीक, तो ऐसे में मगरिब द वेस्ट उनके जो हाई कमिश्नर थे ब्रिटिश और जर्मनी और फ्रांस के एम्बेसडर्स, उनकी जानिब से जो भारतीय अखबारात में लिखा गया इस विजिट से पहले, उसने इंडिया को खासा एम्बेरस किया, डिप्लोमेटिक एम्बेरसमेंट करार दिया जा रहा है। वो चाहते थे कि इस विजिट में नरेंद्र मोदी दबाव डालें रशियन प्रेसिडेंट पे। इंडिया ऐसा क्यों नहीं कर सका? नहीं कर सकता ना। इंडिया की तो सारी जो तारीखी हिस्ट्री है ऑफ नॉन अलाइनमेंट एंड नेशनलिज्म। ऑलरेडी बड़ी क्रिटिसिज्म हो रही थी कि जी आपकी यूएस पॉलिसी फेल हो गई है और इंडिया के अंदर एक बैकलैश आई है कि हटें, अमेरिका को ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। यूरोप को डिच कर गया डोनाल्ड ट्रंप, नेटो को डिच कर गया डोनाल्ड ट्रंप सिंगल बाइपोलर वर्ल्ड को अब मल्टीपोलर वर्ल्ड कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप बिजनेस डील्स कर रहा है, रूस के साथ भी बिजनेस डील्स कर रहा है। तो ये बंदे के साथ आपको स्ट्रेटेजिक अलायंस तो हो ही नहीं सकता। ये तो बिल्कुल मेक अमेरिका ग्रेट अगेन और ये मॉनरो डॉक्ट्रिन जो थी कि जी ये यहाँ हम वेस्टर्न हेमिस्फेयर है, यहाँ हम ये करेंगे वो करेंगे, बाहर का तो हमारा इंटरेस्ट ही नहीं है। तो ये तो वहाँ ले गया उसको।
तो आई थिंक इंडिया के अंदर भी बड़ी तनकीद है प्रो यूएस पॉलिसी की, बिकॉज दे फील द बिट्रेड। जी, तो अब इसके बाद प्रेसिडेंट ट्रंप इस विजिट को कैसे देख रहे होंगे, जिन्होंने सजा के तौर पर 25% टैरिफ एक्स्ट्रा लगाया था इंडिया पर? डोनाल्ड ट्रंप अपना प्रेशर बरकरार रखेगा, वो नहीं छोड़ेगा। ही विल कंटिन्यू टू पुट प्रेशर बिकॉज उसकी इट्स पार्ट ऑफ हिज स्ट्रैटेजी कि जी प्रेशर रखो रशिया के ऊपर, चाइना के ऊपर, चाइना के साथ नेगोशिएट कर लो, रशिया के साथ प्रेशर रखो। मगर अब ये है कि वो प्रेशर ये डाल रहा है रशिया के ऊपर कि आप कोई ना कोई हमारी बात मान लें ऑन यूक्रेन। राइट। यूरोपियंस जो है वो नहीं चाहते, और ये अब आगे जाके डिस्कस करते हैं कि यूरोपियंस बिल्कुल कोई डील नहीं करना चाहते रशिया के साथ। वो तो कहते हैं नेटो बैठेगा रशिया के बॉर्डर्स के ऊपर। डोनाल्ड ट्रंप भाग गया वहाँ से, वो कहता है नेटो फारग है। वो तो उसको बिजनेस ओरिएंटेड ताल्लुकात बिल्कुल, को मैंने अभी कल के प्रोग्राम में मेरा जिक्र किया कि वो तो बैठ के वहाँ बिजनेस डिस्कस कर रहे हैं। तो इसलिए आई थिंक डोनाल्ड ट्रंप विल कंटिन्यू दिस ट्रांजैक्शनल अप्रोच एंड ऑल्सो के मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। ये जो आगे हम डिस्कस करते हैं, ये जो उन्होंने नेशनल स्ट्रेटेजिक पॉलिसी रिव्यू जो किया है, उसके अंदर बड़ा वाजे हो गया कि वो अब किस तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं। तो सेठ साहब, इससे पहले भी क्वाड के मुस्तकबिल पर आप सारे ख्याल कर चुके हैं, लेकिन ये विजिट इसके बाद क्या देखते हैं आप? अब देखिए ना, अब इसके बाद इंडिया क्या करेगा? अब आपका ख्याल है एक तरफ इंडिया का चाइना के साथ मसला चल रहा है, दूसरी तरफ चाइना रशिया लाइक दिस, तीसरी तरफ रशिया आके यहाँ बैठ गया और कह रहा है कोई कम नहीं करना, डोंट लेट अस डाउन। उधर से लोग इंडिया के अंदर कह रहे हैं अमेरिका की दोस्ती नहीं करनी। और यहाँ तक कि बात शुरू हो गई है कि बात शुरू हुई है, अभी बात माने नहीं है इंडियन इस्टेब्लिशमेंट, कि इंडिया को अब चाहिए कि इस रीजन के अंदर अपना पाँव जमाए, बिकॉज अपनी रीजन के अंदर भी इंडिया फिसल गया है जी। और अब पाकिस्तान और चाइना और ये बांग्लादेश बातें कर रहे हैं, हमको नया सार्क भी बनाते हैं, ये भी अब डिस्कशन शुरू होगी। तो इंडिया ना उधर का रहा ना इधर का रहा, और इंडिया सार्क से भी फारिग हो गया, रीजन के अंदर भी उसकी कोई, उन्होंने खुद फारिग किया सार्क को। तो अब बात ये है कि ये तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी इज गोइंग टू बी डिस्कस्ड वेरी ग्रेट डिटेल। इट्स अ ग्रेट फेलियर। वो समझ आ गई है। मैंने कहा ना कि पिछले साल तक तो वो समझ रहे थे कि हमारा फ्यूचर, हमारा सारा जो है लिंक्ड विद अमेरिका है। और अब उन्होंने इन अ वे अमेरिका को ही मैसेज दिया इस विजिट के बाद कि अगर आप हमारे नहीं है तो हम भी कहीं और जा सकते हैं। इंडिया के लिए बड़े सीरियस प्रॉब्लम्स हैं, बिकॉज दे डिपेंडेंट आल्सो ऑन अमेरिका फॉर देयर एक्सपोर्ट्स। वहाँ भी प्रेशर आ रहा है फ्रॉम डोनाल्ड ट्रंप। तो ये इंडिया के लिए मैं समझता हूँ अगले 6 माह is going to be difficult dealing with America, not with Russia but with America। उन्होंने एक जेस्चर किया है, थोड़ी सी कम कर दी है, मगर क्या इससे ज़्यादा काम करेंगे? आई डोंट नो। आई डोंट थिंक कि वो ये कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी, पॉपुलर ओपिनियन जो अमेरिका के ख़िलाफ़ हो चुका है, अब पहले ये था कि बड़ा पॉपुलर ओपिनियन भी प्रो अमेरिका था, क्योंकि जी हमें अमेरिका के साथ हम दोस्ती हो गई है, हम पाकिस्तान फारग हो गया है, हम सही हो गए हैं, ये हो गया वो हो गया। अब वहाँ भी ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि अमेरिका के साथ दोस्ती करनी भी चाहिए कि नहीं। अमेरिका ने तो बिट्रे कर दिया आपको, और आगे जाके डोनाल्ड ट्रंप जिस किस्म की बातें कर रहा है, ये तो नहीं चलेंगी। सो आई थिंक नरेंद्र मोदी फॉरेन पॉलिसी इज इन ट्रबल। सेठ साहब, वैसे तो ये क्वेश्चन शायद इस टॉपिक से थोड़ा हटकर है, लेकिन सभी ये भी पूछ रहे हैं इस विजिट को लेकर कि प्रेसिडेंट पुतिन 10 टाइम्स 1999 के बाद इंडिया का विजिट कर चुके हैं। एक हमारे वज़ीर आज़म थे जो कि रशिया जाने की वजह से इस इल्ज़ाम की बुनियाद पर कहा जाता था फाइल्स में कि रुखसत किए गए कि उन्होंने रशिया का विजिट कर लिया। दूसरी तरफ SCO की साइडलाइंस पर पुरानी बातें कर रहे हैं ताकि ये ना हो कि लोग समझे आज की कोई बात है। नहीं आपका इशारा लियाकत अली खान साहब की तरफ है, इमरान खान साहब की तरफ भी है, उनकी तरफ भी है। हाँ, दोनों की तरफ जी। और दूसरा, SCO की साइडलाइंस पर प्रेसिडेंट पुतिन से हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बड़ी अच्छी मीटिंग की, बट कभी उनका विजिट पाकिस्तान का नहीं हुआ, प्रेसिडेंट पुतिन का। देखिए, पाकिस्तान उन्होंने चाइना के हवाले किया हुआ है। अच्छा। और हमारी कोई ख़ास तजारत वारत भी नहीं है, हम हथियार भी नहीं ख़रीदते, तेल भी नहीं लेते। हमारे कभी भी रिलेशंस रशिया के साथ नहीं रहे। रशिया हमेशा इंडिया को सपोर्ट करता रहा अगेंस्ट पाकिस्तान। कश्मीर के ऊपर हमेशा वीटो इस्तेमाल करता रहा टू हेल्प इंडिया। तो रशिया हैज़ ऑलवेज बीन पार्ट ऑफ द इंडिया ऑर्बिट, और इंडिया हैज़ ऑलवेज बीन पार्ट ऑफ द रशिया ऑर्बिट। वी हैव ऑलवेज बीन पार्ट ऑफ द अमेरिका थिंग। और मेरा ख्याल है ये खान साहब जब गए थे तो उनका शायद यही ख्याल था कि हम भी थोड़े से न्यूट्रल होके खेलें, मगर आई थिंक दैट डिडंट वर्क आउट। आई थिंक नोटिस वाज टेकन इन क्वार्टर्स। देखिए, आपका सारी तजारत, आपके सारे हथियार एक वक्त सारे के सारे अमेरिका के साथ थे जी। अब आपके हथियार तो नहीं रहे, अब तो आप उधर चाइना की तरफ चले गए हैं, मगर आपकी जो सारी तजारत है वो वेस्ट के साथ है। चाइना के साथ तो बहुत बड़ा इम्पोर्ट ट्रेड डिफिसिट है, रूस के साथ तो है कुछ नहीं, ईरान के साथ है कुछ नहीं, इंडिया के साथ है कुछ नहीं।
तो यही तो इंटरेस्टिंग चीज़ है कि मिलिटरीली आप अलाइन हो चुके हैं चाइना के साथ, इकोनॉमिकली आप अमेरिका और वेस्ट के साथ, यूरोप के साथ, इसीलिए शोर पड़ता है ओ जी वो यूरोपियन टैरिफ ना लगा दें हमारे ऊपर, EU प्लस की वो बात होती है वो सारी, इधर के ये ना हो जाए, ये ना हो जाए। तो आई थिंक और अभी ये भी बड़े खुश थे कि हमने डोनाल्ड ट्रंप के साथ अपने टैरिफ्स जो हैं वो कितने 19% पे ले आए। 19%, 25% का चांसेस थे, लेकिन 19%, बिकॉज़ वी आर वेरी डिपेंडेंट ऑन दैट। बड़ा इंटरेस्टिंग है वैसे ये आलमी मामलात, जो आलमी ताल्लुकात हैं, इनकी पेचीदगी, इनकी निटी-ग्रिटीज़ समझने को और जानने को इसमें है और बहुत कुछ। लेकिन चलेंगे उस स्ट्रेटजी की तरफ जिसका ऐलान अमेरिका की तरफ से किया गया। ये प्रेसिडेंट ट्रंप की पॉलिसी है या अमेरिका की? ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। अमेरिकी पॉलिसी में एक बड़ी तब्दीली, बहुत बड़ी शिफ्ट, और कुछ लोग इसे रेडिकल शिफ्ट भी करार दे रहे हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप जब से आए या उससे पहले जब से वहाँ चर्चे हुए प्रेसिडेंट बाइडेन के जाने के, सेठी साहब अमेरिकी पॉलिसी के हवाले से प्रेडिक्शन देते रहे हैं। तकरीबन 1.5 साल पर मुश्तमिल उनकी जो डिफरेंट प्रेडिक्शंस हैं, पहले वो आपके सामने रखेंगे और फिर आएंगे इस पॉलिसी की तरफ कि वहाँ से यहाँ क्या मुशाबे है। मैं काफ़ी अरसे से आपको कह रहा हूँ कि मुझे नेटो नज़र नहीं आ रहा सर्वाइव करता इन द लॉन्ग टर्म, और ये अब नेटो की नाइली है, नाकामी है कि इट हैज नॉट बीन एबल टू हैव इट्स वे। ही मेड इट क्लियर टू द यूरोपियंस कि पहली बात तो है कि मैं आप बहुत पैसे दे रहा हूँ आपकी डिफेंस के लिए, नेटो के लिए। एक तो ये है कि मैं इतने पैसे अब नहीं दे सकता। ये उसका ओवरऑल प्लान भी है ना कि एक्सपेंडिचर्स, फॉरेन एक्सपेंडिचर्स कम किए जाएं। इनवर्ड पॉलिसी है। इनवर्ड पॉलिसी, मैं अपने अवाम के ऊपर अपने टैक्सपेयर्स के पैसे बाहर नहीं लगेंगे। और वो इंटरनल इश्यूज में इमिग्रेशन इज अ बिग इशू, और मेरा ख्याल है वो वहाँ कुछ ना कुछ करेंगे, जिसके साथ स्पेशली फ्रॉम मेक्सिको एंड अदर थर्ड वर्ल्ड अदर कंट्रीज इमिग्रेशन जो है वो फ्रीज हो जाएगी या उसको रिस्ट्रेन करेंगे। अमेरिका जो है वो चाइना को वैसे घेरना चाहता है। इस वक्त चाइना और रशिया का एक जैसे समझे ना कि एक अलायंस बनता जा रहा है। उनका जो इस वक्त मकसद ये है कि जो सारी डिपेंडेंसी है दुनिया की ऑन द डॉलर, जिसके साथ अमेरिका जो है वो हावी है, वो चाह रहे हैं कि एक नई करेंसी बनाई जाए। अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने धमकियां देनी शुरू कर दी जी कि अगर किसी ने ये नई करेंसी बनाने की कोशिश की तो फिर हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। द ब्लॉक, इन्होंने 2-3 ब्लॉक बनाए हैं अमेरिकनों ने, जो अब डोनाल्ड ट्रंप आके और भी उनको मजबूत करेगा। एक तो जो ब्लॉक बना रहे थे ब्रिक्स वाले जी, वो अब ब्रिक्स वाला जो ब्लॉक है वो बढ़ता जा रहा है, और डोनाल्ड ट्रंप को बड़ी तकलीफ हो रही है कि ये तो चले 4 मुल्क थे, फिर 5 हुए, अब 13 हो गए या 14 हो गए, तो ये तो एक बड़ा अल्टरनेटिव ब्लॉक बनता जा रहा है अवे फ्रॉम द वेस्ट, इट्स ऑल साउथ एशिया एंड बियॉन्ड, इस तरफ साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना, रशिया। मेरा ख्याल है ये 2 मेजर इश्यूज होंगे फॉर डोनाल्ड ट्रंप कि वो फोकस करेगा ऑन चाइना एंड ऑन यूरोप। मैं समझता हूँ कि इस किस्म के इश्यूज इंटरनेशनली भी आ रहे हैं कि जो सिस्टम है इंटरनेशनल वो हिल रहा है। पुराने अलायंसेस टूट रहे हैं, नए अलायंसेस समझ नहीं आ रही कहाँ बनना है क्या नहीं बनना। ठीक है, डेमोक्रेसी इन मुल्कों में थी जिसकी वजह से सारे जुड़े हुए थे, अब डेमोक्रेसी हर जगह पे पीछे हट रही है। और जिन लोगों ने ये रिपोर्ट पढ़ी है, 33 सफ़ात पर मुश्तमिल ये रिपोर्ट है और जुम्मे को इसका इजरा वाइट हाउस में किया गया है। तो सिटी साहब की जो प्रेडिक्शन है, इसमें रिपोर्ट के साथ अगर हम चेक करें तो नेटो और यूरोप का फ्यूचर, इमिग्रेशन के मामला, चाइना का घेराव, 2 बड़े इश्यूज जैसे चाइना और यूरोप की बात की, इसके अलावा नए अलायंसेस का मुस्तकबिल और डेमोक्रेसी का मुस्तकबिल, अगर इस रिपोर्ट को पढ़ा जाए सिटी साहब तो इसमें ये सब कुछ है। बट क्या समझते हैं आप कि प्रेसिडेंट ट्रंप अमेरिका का मुकम्मल रुख बदल रहे हैं और वो बदल पाएंगे? देखिए, यहाँ 2 पॉइंट्स ऑफ व्यू हैं। एक तो ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये एक बहुत बड़ा इनकलाब आ गया है फॉरेन पॉलिसी में, और इसके साथ सारा दुनिया की जो पॉलिटिक्स है वो तब्दील होने जा रही है, फ्रॉम अ यूनिपोलर वर्ल्ड टू अ मल्टीपोलर वर्ल्ड, और नंबर 1 फ्रॉम स्ट्रेटेजिक ग्लोबल अलायंसेस टू ट्रांजैक्शनल पॉलिटिक्स। इंस्टेड ऑफ जियो पॉलिटिक्स अब जियो इकोनॉमिक्स होगी विद डोनाल्ड ट्रंप। इसी तरीके के साथ अमेरिका पुल आउट कर रहा है नेटो से, और वो समझता है नेटो जैसी चीज़ होनी नहीं चाहिए, और यूरोप को भी कह रहा है कि आप इस वक्त बहुत ख़तरे में हैं, आपने जिस किस्म की इमिग्रेशन पॉलिसीज़ की हैं, आपकी सिविलाइजेशन को ख़तरा है। और यहाँ तक कि वो जो राइट विंग पॉलिसीज़ पॉलिटिक्स है, ये पार्टीज़ हैं जो रिवाइव हो रही हैं, उनको दाद दे रहा है कि ये देखें ये सही है,
नेशनलिज्म। तो मतलब है कि ही इज एक्चुअली, यूरोपियंस को तो उसने उड़ा के रख दिया। जी। और इसके मोटे मोटे पॉइंट्स हैं, आई थिंक वी शुड जस्ट गो ओवर दोस, बिकॉज यूरोप इज वेरी वेरी अपसेट। और वो हाथ पैर मार रहा है किसी न किसी तरीके के साथ, बट डोनाल्ड ट्रंप छोड़ गया यूरोप को, और यूरोप डजंट नो व्हाट टू डू। उनको आदत ही नहीं है अपने डिफेंस करने की, उनके पास पैसे ही नहीं है। और अब अमेरिका कहता है हमने बोझ नहीं उठाना, अमेरिका कहता है रशिया थ्रेट नहीं है आपको, वो कहते हैं हमें थ्रेट है रशिया की। ये वो कहते हैं कि रशिया को आपसे थ्रेट है, आप जिस तरीके से नेटो वहाँ ले गए हैं, आपको नहीं ले जाना चाहिए था। ये भूल गया कि अमेरिकन पॉलिसी थी कि वहाँ तक जाए इससे आने से पहले। जो बाइडेन ने तो यही टोकी, और बिल क्लिंटन से यही चल रहे थे। एनीवे, तो अब ये है कि अगर समरी की जाए तो पहली बात तो ये है कि जो अलायंसेस बनाए थे अमेरिका ने, मैनी अलायंसेस, उसके साथ तो ब्रेकअप हो रही है। ठीक, यूरोपियन गवर्नमेंट्स की बड़ी तनकीद हो रही है यूक्रेन पॉलिसी के ऊपर, माइग्रेशन पॉलिसी के ऊपर, ह्यूमन राइट्स। यहाँ तक डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है आप तो ह्यूमन राइट्स भी नहीं मानते, आपने तो फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर भी कर्ब्स लगा दिए। हाँ, मतलब ये यूरोप के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप क्रिटिसिज्म कर रहा है और कह रहा है कि आपकी सिविलाइजेशन खतरे में है जिस किस्म की आपने पॉलिसीज इख्तियार की हैं। और फार राइट नेशनलिस्ट पार्टीज हैं उनको दाद दे रहा है। फिर ये कह रहा है कि हमारे जो गोल्स हैं अपने, वो कहते हैं हमने माइग्रेशन को भी कंट्रोल करना है, हमने ड्रग ट्रैफिक को कंट्रोल करना है, रीजनल सिक्योरिटी, रीजनल इश्यूज के ऊपर ज्यादा वो अपना जोर दे रहा है रादर देन ऑन ग्लोबल इश्यूज। और ये कह रहा है कि हमने अब सारी दुनिया को खड़ा नहीं करना, साड़ी जिम्मेदारी नहीं। हाँ, साड़ी जिम्मेदारी नहीं, अपने अपने ख्याल करो, अपने एरिया से अपनी देखभाल करो। और जहाँ तक यूक्रेन की बात है, वहाँ तो वो बड़ा क्लियर कट है। वो कह रहा है कि यूक्रेन के अंदर वो 4 इलाके जो रूस ने लिए हैं उसको दे दिए जाए, और नेटो में यूक्रेन ना जाए, और हम कोई मिलके कोई सिक्योरिटी गारंटीज दे देते हैं, मगर इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते। और रूस का जो उससे एरियाज ले लिए हैं वो उनके हो जाए, हमें कोई तकलीफ नहीं, और आप लोग पीछे हट के बैठे हैं, कोई कोशिश ना करें कि नहीं तो जंग हो जाएगी और हम आपके साथ नहीं देंगे, और आप जंग करने के काबिल भी नहीं है। तो रूस जो यूरोपियन लीडर्स हैं वो तो कह रहे हैं कि ये रूसी जहन की पैदावार लगती है सारी रिपोर्ट जिस जहन से लिखी गई है। नहीं, ऐसी नहीं बात। हर 2-3 साल के बाद व्हाइट हाउस की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ऐसी रिपोर्ट्स आती हैं। कांग्रेस का ये रिक्वायरमेंट है, जिसे कहते हैं ना मैंडेटेड बाय कांग्रेस। तो 2022 में भी एक आई थी, मगर वो बाइडन की आउटलुक थी, अब इनकी ये आउटलुक है। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि ये वो जो इशू है ना ऑन द क्वेश्चन ऑफ यूक्रेन, सोल्यूशन टू यूक्रेन, उसके ऊपर इशू ये बना था कि जो पहले 28 पॉइंट्स की रिपोर्ट बनी थी, वो कह रहे थे कि जी ये 20 पॉइंट्स की, कि ये तो रूस ने बनवाई है। वो मैंने पहले भी डिस्कस किया था। फिर ये एक और रिपोर्ट बनी, फिर एक और रिपोर्ट बनी, तो यूरोपियंस जो वो अमेरिका और रूस एक लाइन ले रहे हैं और यूरोपियंस बिल्कुल उसके बरक्स ले रहे हैं। हाँ, उन्होंने तो इसीलिए वो बात आगे नहीं बढ़ रही। अच्छा, और अब डोनाल्ड ट्रंप, आज तक तो यूरोप पार्टनर था ना अमेरिका। जी बिल्कुल, इस जंग में भी समझा यही जाता था, ऑलवेज अ पार्टनर। हाँ। अब वो कहते हैं कि नहीं, यूरोप प्रॉब्लम बन चुका है हमारे लिए। उन्होंने चार्जशीट कर दिया। हाँ, आप ऐसे कहता है कि आपकी अनस्टेबल माइनॉरिटी गवर्नमेंट्स हैं और वो ये आप कॉन्फ्लिक्ट प्रमोट कर रही हैं, और जो फार राइट की पार्टीज हैं बड़ी पेट्रियाटिक पार्टीज हैं। और कह रहे हैं कि आप ये यूरोपियन यूनियन की जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो फ्री स्पीच और ऑपोजिशन को दबा रहे हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। और सबसे इम्पोर्टेंट, वो कहता है मिडिल ईस्ट जो है, जो कि एक ज़माने में बिकॉज ऑफ ऑयल अमेरिका का कोर इंटरेस्ट एरिया था, वो कहता है वो स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटी नहीं रही। अब हमारी स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज चाइना। तो इसलिए कुछ अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट्स लाइक जॉन मर्शाइमर एंड अदर्स एंड लैरी समर, वो दे आर मूविंग अवे एंड दे आर सेइंग कि जी अमेरिका हैज शिफ्टेड फ्रॉम यूरोप टू द फार ईस्ट, उधर चला गया, और अपने रिसोर्सेज भी और अपनी सारी अटेंशन भी जो है वो चाइना की तरफ जाएगी, बिकॉज दैट इज द मेजर कम्पीटिंग पार्टनर। सो आई थिंक, और उसमें इन्वेस्टमेंट, पार्टनरशिप, स्टेबिलिटी के इश्यूज हैं। तो इस किस्म की बात है, मगर अमेरिका अंडर डोनाल्ड ट्रंप कॉन्फ्रंटेशन नहीं करेगा। अच्छा, कंपटीशन की तरफ जाएगा, कॉन्फ्रंटेशन नहीं करेगा। ओके, दिस इज दी कंपटीशन जो है वो फिर इकोनॉमिक्स विल प्रिवेल। इसीलिए ही इज यूजिंग दी ट्रेड बैरियर्स, द ट्रेड आर्ग्यूमेंट। और ये रिलायबिलिटी भी कम करने लगे हैं कि हमें दूसरों पर रिलाई ना करना पड़े, इंडस्ट्रियलाइजेशन अमेरिका के अंदर होनी चाहिए। वो उसका कोशिश तो यही है, मगर होना नहीं है उससे।
अमेरिका इज़ नॉट इन अ पोजीशन कि वो अब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री फिर से रिवाइव करे। वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री मूव कर गई है, टॉप लेवल की कुछ चीज़ें रह गई हैं जहाँ इनकी लीड है, मगर ये कि जी वापस वंस अगेन चाइना के साथ कंपटीशन करना टू प्रोड्यूस मैन्युफैक्चर्ड गुड्स इज़ नॉट पॉसिबल। तो वो होना नहीं है, मगर बट कोशिश उसकी यही है कि किसी तरीके से अपने आप को बचाया जाए। तो दिस इज़ अ वेरी फार रीचिंग स्टेटमेंट। यूरोप इज़ वेरी अपसेट, रशिया एंड चाइना आर डिलाइटेड, ठीक, पाकिस्तान इज डिलाइटेड, हाउ पाकिस्तान एंड इंडिया इज वेरी अपसेट, हाउ इंडिया एंड पाकिस्तान आर एड्रेस्ड हियर। इसमें पाकिस्तान को तो एक ही जिक्र है हल्का सा, इंडिया का भी कोई खास जिक्र नहीं है, मगर बिकॉज उनका ख्याल है, मैंने बात कर दी है, एक तो ये जंग रोक दी मैंने जी, बाकी ये कि हमारी तारीफ कर दी है, और इंडिया के ऊपर इनडायरेक्ट प्रेशर डाल रहा है, इंडिया के ऊपर काफ़ी सख्त प्रेशर डाल रहा है। हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं किसी किस्म का, हमने वो 19 हो गया हमारा जी 19%, ठीक है, और बाकी अल्लाह खैर सल्ला। अच्छा, हाँ, और हमने फिर ये मिडिल ईस्ट के अंदर भी हाथ बटाया कि जी जो भी फोर्स होगी उसका हिस्सा बनेंगे हम, एंड वी हैव प्रेज्ड हिम एंड सो ऑन, तो वी आर ओके फॉर द टाइम बीइंग, फॉर द टाइम बीइंग वी आर गुड। अच्छा सिट साहब, ये पॉलिसी बताती है कि अब अमेरिका पहले की तरह बैरूनी मुदाखलत नहीं किया करेगा हुकूमतों को गिराने में, डेमोक्रेसी का नाम लेकर, असल में ऑयल होगा निशाना, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जो पुरानी स्ट्रेटेजिक इनकी पार्टनरशिप्स हैं उन पे भी क्वेश्चंस इसमें रेस किए गए हैं कि हमने उनको रीवैल्यूएट करना है, और अमरीकी मफादात के तहत अब आइंदा सब कुछ होगा। तो इसका मतलब है कि माजी की निस्बत अब अमरीकी मफादात मुकम्मल तब्दील हो चुके हैं। मुकम्मल तो कभी भी नहीं होते, रातों रात आहिस्ता आहिस्ता तब्दील होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मदाखलत नहीं करेगा, आपने कहा ना जी, अभी वेनेजुएला के अंदर मदाखलत करने की कोशिश कर रहा है ना, हाँ, वहाँ अपनी मिलिट्री माइट दिखा रहा है जी, और एक्सक्यूज़ ये है जो फार राइट वाले कहते हैं कि वेनेजुएला वो एक कॉन्डुई है, एक रास्ता है जहाँ से ड्रग्स अमेरिका में आते हैं जी, और इसलिए वेनेजुएला के ऊपर बड़ा प्रेशर डाला जा रहा है, यहाँ तक कि किसी तरीके से रेजीम चेंज हो जाए वहाँ, और जो ऑपोजिशन लीडर है उसको भी दावत दे दी है इन्होंने जी जी, मगर वहाँ के जो लीडरशिप है उन्होंने ऑलरेडी रशिया और चाइना के साथ अपने बना लिए हैं मोर्चे, और दे आर नॉट गिविंग इन टू द प्रेशर। अच्छा, अब कुछ लोग कह रहे हैं कि ये सारी बात जो कह रहा है कि जी ड्रग्स और ये वो, ये असली बात ये नहीं है। असली बात ये है कि वेनेजुएला इज द सिटिंग ऑन द लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ ऑयल इन द ग्लोब। अमेरिका चाहता है कि वो जो ऑयल है ना, क्योंकि वो समझता है कि ये अब वेनेजुएला भी जो है ये रिसोर्सेज जो हैं हमारे पास होनी चाहिए। अच्छा। जैसे वो उसकी कोशिश है कि रेयर अर्थ मिनरल्स जहाँ जहाँ हैं उसको काबू किया जाए। अब वो ऑयल की जो रिसोर्सेज हैं उसकी तरफ अपनी रीजन के अंदर ज़्यादा तवज्जो दे रहा है, और उसकी ये कोशिश है कि किसी तरीके के साथ वेनेजुएलन ऑयल जो है उसके ऊपर काबू किया जाए। और कनाडा को भी इन वे, कनाडा तो रेजिस्ट कर रहा है, कनाडा तो वहाँ उस किस्म की चीज़ नहीं है, वेनेजुएला के ऊपर इल्ज़ाम है ये जी। तो अब जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट्स हैं वो यही कह रहे हैं कि ये भी गेम प्लेइंग है, ये बेसिकली कोशिश इसकी है कि रेजीम चेंज हो जाए। तो टू आंसर योर क्वेश्चन, रातों रात तब्दील नहीं होगा। अभी भी जो पुरानी पॉलिसीज़ चल रही हैं या जो उनको मिक्स किया जा रहा है विद करंट ट्रांजैक्शनल नीड्स, तो वो शायद चले फॉर द टाइम बीइंग। सो ये ट्रांजिशन है एक किस्म की, कि रातों रात नहीं होगा, मगर ही विल मूव अवे फ्रॉम द ओल्ड पॉलिसीज। ठीक है, और इसका इशारा प्रेसिडेंट ट्रंप अपने बयानात में देते आए हैं, और उनके जो वाइस प्रेसिडेंट है जेडी वैंस, वो बड़े अरसे से यूरोप को तो तनकीद का निशाना बना रहे थे, लेकिन इस डॉक्यूमेंट की सूरत में वेकअप कॉल है ऑब्वियसली फॉर द यूरोपियंस एंड मिडल ईस्ट के लिए। तो खैर एक खुशगवार हवा का झोंका ही समझा जाएगा कि आइंदा वहाँ सबक सिखाने का जो एक रिवाज है वो बरकरार नहीं रखा जाएगा। सिर्फ सब एक और बहुत अहम रिपोर्ट सिगार की अबाउट अफगानिस्तान। अब ये सिगार वो वाला नहीं है, स्पेशल इंस्पेक्टर जनरल फॉर अफगानिस्तान रिकंस्ट्रक्शन, इस रिपोर्ट में जो जो तफसीलात आई हैं वो बहुत होशरुबा हैं। मैंने आपसे एक क्वेश्चन किया था कि अमरीकी इमदाद फॉर अफगान तालिबान जारी है, तो उस पर आपने इज़हार ख्याल माजी में किया, बट ये रिपोर्ट जो भी कुछ बता रही है उससे तो पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तायद होती है। जी हाँ, ये रिपोर्ट बता रही है, एक्चुअली ये रिपोर्ट है 2001-2 से लेके 2021 तक कि अमेरिका ने कितने पैसे वहाँ खर्च किए अफगानिस्तान में जी, और उसका क्या मिला क्या उससे। तो मगर जो तो ये रिपोर्ट मतलब इसमें कोई इतनी बड़ी रेवलेशंस नहीं है, हमें पता था कि ये हो रहा है, इतने पैसे जा रहे हैं, ये है। मगर इसमें जो इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो हथियार छोड़ गए थे
जो ये हथियार छोड़ गए थे वहाँ, वो हथियार तालिबान ने ले लिए और वहाँ यहाँ तक ये भी इसमें लिखा है कि जो TTP है उसको भी वो हथियार मिल गए हैं और वो TTP भी एडवांस अमेरिकन वेपन्स स्पेशली वो इस्तेमाल कर रहे हैं एंड ऑब्वियसली अगेंस्ट पाकिस्तान, तो उसकी भी एक बात आ गई है इसके अंदर। तो ये दिस इज अ वरिंग फैक्टर। मगर जो ज़्यादा इंटरेस्टिंग एक ट्वीट है जो कि एक अफगान डिप्लोमेट ने की है, नायब सदर अमरुल्लाह सालेह, वो कह रहे हैं कि जी जब से अमेरिका छोड़ के गया है जी, वो दिन है और आज का दिन है, अमेरिका ने फिर भी 6-7 अरब डॉलर अफगानिस्तान को दिए हैं अंडर वन फॉर्म और अनदर, और उन्होंने आइडेंटिफाई भी किया किस बैंक के जरिए अफगानिस्तान के बैंक को पैसे गए और जा रहे हैं एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। और मगर मैं ये समझता हूँ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि डिटेल नहीं मिल रही हमें कि ये पैसे क्यों जा रहे हैं वहाँ, क्यों जा रहे हैं और नकद कैश सूरत में प्रिंट होते हैं और जा रहे हैं, हाँ, और नए नए नोट्स जाते हैं वहाँ, और मिडिल ईस्ट से जहाज तब्दील किया जाता है, यानी कि ये इस किस्म की बातें आ रही हैं। मगर ये पता नहीं ये सच है कि झूठ है, इसके अंदर कोई एविडेंस नहीं प्रेजेंट की। और ये साहब जो हैं ये ऑब्वियसली ये वो एंटी तालिबान है और वो ये नाराज हैं, अमेरिका ने इनको डिच किया था ये गनी रेजीम के करते धरते थे, अशरफ गनी के। सो आई थिंक और ये भी एग्जाइल में है, भागे हुए हैं ये भी जी। तो इनकी बातों पे पता नहीं कितना हमें वजन देना चाहिए या नहीं, मगर इंटरेस्टिंग है कि अभी तक पैसे फनल हो रहे हैं वहाँ, और वो किस लिए हो रहे हैं और तालिबान क्या इस्तेमाल कर रहे हैं उनको कैसे, भी डोंट नो। इसके ऊपर डिटेल आनी चाहिए क्योंकि ये इनका कहना डजंट मीन कि इट्स दिस एक्चुअली करेक्ट। ठीक, सिर्फ साहब इससे जुड़े और भी बहुत से सवाल हैं, ज़ाहिर है इसमें बहुत डिटेल है, लेकिन जितना आपने बता दिया उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अफगानिस्तान में अमरीकी जो किरदार है वो अब किस हद तक है। तो जो जुड़े हुए सवाल हैं या आपके सवाल हैं वो आने वाले प्रोग्राम्स में ज़रूर शामिल करेंगे। अभी हमें इजाज़त दें, अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह ने के बाद।